नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। लेकर आए हैं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर नितिन जोशी, जो कि प्रोफेसर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, इंटरवेंशन पेन स्पेशलिस्ट हैं। मुख्य तौर पे पहली बार आप लोग इस तरह के नाम को शायद सुन रहे होंगे। वो एक दर्द रोग विशेषज्ञ हैं। इसमें इन्होंने MD की डिग्री ली है और 10 साल का दिल्ली एम्स में काम करने का आपका अनुभव है। 2010 से 2019 तक आपने वहां पर सेवाएं दी हैं और इस वक्त बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। आप वहां पर अभी 2019 से अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार उत्तराखंड के आपके सभी सुनने वालों को मैं डॉक्टर नितिन जोशी की तरफ से स्वागत करता हूँ। सर, एक ऐसी बीमारी के चारागार आप हैं, इलाज करता आप हैं, जो अमूमन अक्सर लोगों में दिखती है। बहुत एक आम बीमारी है पेन की। वो दर्द कहीं भी हो सकता है, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, हेडेक है, शोल्डर पेन है, कई तरह के पेन्स आप बताएंगे अभी विस्तार से। तो सबसे पहले यही बताएं कि ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये क्या नया अभी इजाद हुआ है? जैसे कि आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर बताएं कि ये इंटरवेंशन पेन स्पेशलिस्ट जो है ये क्या है। देखिए, दर्द से अमूमन लगभग सभी लोग कभी न कभी ग्रसित रहते हैं। तो एम्स नई दिल्ली ने आज से करीब 2018 में 4 वर्ष पूर्व करीब पहली बार इसमें एक फेलोशिप शुरू की थी, जो फर्स्ट फेलोशिप थी, जिसमें 1 साल का करिकुलम था, जो कि जिसमें सिर्फ दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनके रोकने के कौन कौन से नए तरीके हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको लेकर के कोर्स कराया था, जिसका मैं हम लोग फर्स्ट बैच के हम लोग स्टूडेंट्स थे। अब हालांकि कई एम्स ऋषिकेश और CMC वेल्लोर, इन लोगों ने अब प्रॉपर इनके अंदर 3 साल की सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा जी। तो लेकिन अभी भी फिर भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में लोग अभी नहीं हैं और आम पब्लिक की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुना है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। दर्द जो होता है, चाहे सर का दर्द ले लें या पूरे शरीर में कहीं का भी दर्द ले लें, लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। जी सर, जैसे कि आप जो हड्डी वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बैठते हैं, तो क्या हड्डी वाले डिपार्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक है? डिपार्टमेंट में हमारे अलग है, हम लोग नज़दीक में बैठते हैं। हमारे OPDs हमारी काफ़ी नज़दीक में है, बट डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। जी, मैं अकेला ही इस टाइम पे फैकल्टी, मतलब डॉक्टर जो हूँ मैं अकेले ही हूँ इस समय। जी। तो सर, क्या शुरुआत में आपके पास पेशेंट आए? नहीं, जब मैंने शुरुआत की थी 2019 में यहाँ पर, तो शुरू में थोड़ा सा पेशेंट्स को क्योंकि नहीं पता था, तो मेरे पास मेनली रेफरल्स आए। तो उसके बाद शुरू में रेफरल्स आए, उसके बाद उन पेशेंट्स के ही थ्रू वर्ड ऑफ माउथ से उन्होंने दूसरे पेशेंट्स को बताया। धीरे धीरे पेशेंट्स आने स्टार्ट हुए, बट बीच में कोविड आने की वजह से जो फ्लो था वो थोड़ा सा रुक गया। OPDs हमारी बंद हो गई, क्योंकि जो मेन OPDs थी, जो गंभीर रोग थे, वो वाली OPDs चली, पेन वगैरह की OPDs रोक दी गई थी, तो पेशेंट्स फ्लो रुक गया था। लेकिन अब क्योंकि फुली फंक्शनल हो गया है वो OPD, तो अभी दोबारा से पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। अच्छे खासे नंबर में पेशेंट्स आते हैं। और अमूमन कितना औसत है डेली का? मेरे ऑन एन एवरेज मैं रोज करीब 60 मरीज दर्द के देखता हूँ। अच्छा जी। तो सर कुछ बताइए अनुभव, किस तरह के दर्द के रोगी ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी बिल्कुल ऑर्थोपेडिक्स के साथ में ही है, तो ज़्यादातर मेरे पास बैक पेन वाले पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। उसके अलावा मेरे पास घुटने के दर्द के काफ़ी आते हैं और कंधे का दर्द। ये 3 अगर मैं दर्द की बात करूं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट्स के अंदर एक धारणा है कि कोई भी किसी तरह का दर्द है तो पेन किलर उसका ही इलाज है, उसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पेन किलर खाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मरीज़ एक्सरसाइज करवा लेते हैं। लेकिन जो हमारी स्पेशलिटी है, हम लोग सबसे पहले पता लगाते हैं कि दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उसे किस तरह से, दर्द की दवाइयों के अलावा और क्या तरीके हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट, दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाई, या फिर इंटरवेंशन, यानी कि कोई मामूली सा एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक स्पेसिफिक साइट पर इंजेक्शन से दवाई डाली जाती है। जिस जगह से हमें लगता है कि पेन उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर हम लोग इंजेक्शन से दवाई डालते हैं। कई बार इस प्रोसेस में हमको C-आर्म मशीन, यानी कि फ्लोरोस्कोपी, जिसमें एक्सरे देखा जाता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार हमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से अगर दर्द किसी नस से हमें लगता है उत्पन्न हो रहा है, तो कई बार उस नस को मशीन के द्वारा जलाया भी जाता है, ताकि वो दर्द उसका रोक सके हम लोग। लेकिन मेन चीज़ यही है कि दर्द की गोली के भरोसे नहीं बैठना है, हमें कारण ढूंढना है दर्द का क्या है और हम किस तरह से उसको रोक सकते हैं। जी, तो सर ये मशीनें क्या उपलब्ध हैं यहाँ पर? कुछ मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं, कुछ के लिए हम लोगों ने डिमांड्स दी हुई हैं कि हमारे पास जितनी जल्दी से जल्दी वो आ सके, हम उतना ज़्यादा उसको अपना एक्सपैंड कर पाए डिपार्टमेंट को। जी। लेकिन हम अभी फिलहाल इंतजार में ही है, कम है। जी। तो सर आपने कहा कि चूंकि हड्डी वाले डिपार्टमेंट के पास में आप बैठते हैं, तो बैक पेन और
और ये ज़्यादा आते हैं। जी, तो जी। इसके अलावा और क्या हैं जो इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली मेरे पास आते हैं वो है स्पोर्ट्स इंजरी वाले पेशेंट्स, यानी एथलीट्स और खासतौर पे जो उत्तराखंड के युवा जो आर्मी की काफ़ी सारे तैयारी करते हैं, अच्छा। उन्हें कई सारे लिगामेंट्स की इंजरी हो जाती है। उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, क्योंकि लिगामेंट इंजरी जो होती है उसकी स्टेजेस होती हैं, अलग अलग ग्रेडिंग्स होती हैं बेसिकली। जी। कुछ ग्रेड्स तो इतने क्लियर कट होते हैं कि उनमें ऑपरेशन के अलावा कोई उपचार होता नहीं है सर्जरी के अलावा। अच्छा। लेकिन कुछ ग्रेड्स ऐसे ग्रे एरिया में फॉल करते हैं जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बिना ऑपरेशन के भी हम लोग वेट किया जा सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा डायलेमा हो जाता है पेशेंट के लिए कि अब मुझे क्या करना है, अगर ऑपरेशन नहीं तो अब मैं क्या करूँ। तो ज़्यादातर लोग वेट कर रहे होते हैं, दर्द की दवाई खा रहे होते हैं, एक्टिवली कुछ नहीं किया जाता है कि उसको ठीक किया जाए। उसके लिए एक काफ़ी नई टेक्निक है जिसको हम लोग PRP कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पेशेंट के शरीर से खून लिया जाता है, अच्छा। उसमें से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है जी। और जिस लिगामेंट में या जिस जगह पे इंजरी हुई है या मसल की कोई टीयर हुई है, मांसपेशी कोई फट गई है, उस जगह पे स्पेसिफिकली उसको डाला जाता है, जिससे वो हील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट सर्जरी में कन्वर्ट होने से बच जाता है। ओह सर, जैसे कि पेन, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि पूरी बॉडी का कहीं भी पेन हो उसको आप देखेंगे जी। जैसे अगर पेट का दर्द है तो हम ये तो अगर फिजिशियन के पास जी, जाएंगे। जी, पेट का दर्द एक इस तरह का दर्द है कि उसमें पेट के दर्द में अमूमन जो दर्द होता है पेट का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अंदरूनी ऑर्गन से होते हैं, बेसिकली उनसे होता है। तो पेट का दर्द एक आप ऐसा नहीं दर्द है, देखेंगे। नहीं, पेट के दर्द में सबसे पहली जो ओपिनियन होगी वो जनरल सर्जन की होगी। अगर उनकी तरफ से क्लियरेंस है कि हमारे तरफ से कुछ भी नहीं होना है इसमें, तब हम लोग फिर दूसरे कारण ढूंढने शुरू करते हैं कि क्योंकि पेट में भी मांसपेशियां होती हैं हमारी, कई बार उनमें खिंचाव हो जाता है, वहां से भी नसें निकलती है, कई बार उनमें भी दबाव आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा पेट का दर्द जिसको सर्जन ने रूल आउट कर दिया है कि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, तो उसके बाद हमारा ओपिनियन एक बनता है तो उसमें। इसका मतलब कि जो मांसपेशियों का जो है, नसें जो हैं, उस तरह के पेन्स को आप पर्टिकुलर आप देखते हैं ना? जी, हेडेक हो गए, आपके सर में दर्द हो गया, जी जी, उन सब के सारे दर्दों के लिए, जॉइंट पेन्स हो गए। तो सर जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, तो ये सब का तो एक अलग डॉक्टर होते हैं, न्यूरो वाले होते हैं या? देखिए हेडेक में एक और बहुत कॉमन चीज़ है कि हेडेक, ज़्यादातर जो मेरे पास भी पेशेंट्स हेडेक वाले आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ आपको क्या है, तो कहते हैं माइग्रेन है। चलिए 70% लोग करीब माइग्रेन ही होता है हेडेक में, लेकिन जो 30% का ब्रैकेट फॉल करता है उसमें कम से कम भी हमारे पास 50 से 60 अलग अलग तरह के हेडेक होते हैं जो कि माइग्रेन के अलावा है। जो चीज़ें उनको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इलाज बिल्कुल बदल जाता है उसके हिसाब से। जी, तो सर वो क्या होता है फिर? अगर मैं बात करूं तो उसमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफैल्जिया हो सकता है, सोना और संक नाम की दिक्कतें होती हैं, क्लस्टर हेडेक होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है। तो इस तरह से करीब बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। अब सिर्फ माइग्रेन नहीं है, सबके ट्रीटमेंट अलग अलग है। बेसिकली इसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया जाता है और अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और अगर वो जो 20-25% जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो किसी और तरह का हेडेक है, उसके लिए फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। दवाइयां हैं मेनली हेडेक में सबके लिए। और अगर मैं नई टेक्नोलॉजी की बात करूँ हेडेक के लिए, खासतौर पर माइग्रेन के लिए, तो एक इंजेक्शन होता है बोटुलिज्म टॉक्सिन का, बोटॉक्स जिसे कहते हैं, जो आमतौर पर लोग झुर्रियों के लिए लोगों ने नाम सुना होगा जिसका। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उन मरीजों में जिनमें दवाइयां भी कारगर नहीं साबित होती है। तो ये भी एक इंटरवेंशन पेन का एक पार्ट है। जी, तो सर किस तरह से आप देख रहे हैं फिर जो दर्द रोग विशेषज्ञ होने के नाते क्या चीजें बढ़ रही हैं, क्या जीवन शैली से उसका कोई नाता बन रहा है जो जिस तरह के पेन्स हो रहे हैं? देखिए जो लाइफस्टाइल है इस समय फिलहाल, खासतौर पे जो मेरे पास पेशेंट्स हैं जो अराउंड 20 से लेकर 40 साल वाले हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनका बैठने का ज्यादा देर तक काम है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, वो बहुत कॉमनली बैक पेन लेके आते हैं। और वो बैक पेन इस तरह का होता है कि हमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, यानी कि कोई ऐसी नई चीज निकल के आती है उसमें कि जिसकी वजह से दर्द आ रहा हो। अगर आपके सामने कारण है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कारण ही ये है कि आप सिर्फ बैठ रहे हो, आपकी एक्टिविटी कम है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस चीज़ के लिए बहुत कम पेशेंट्स तैयार होते हैं। वो एक बार दवाई खाने के लिए रेडी हो जाएंगे, एक बार वो इंजेक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे, और कई बार सर्जरी के लिए भी कई बार रेडी हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन एक्सरसाइज अगर उनसे कहा जाए तो उनका सवाल ये होगा कि कब तक करनी है, जबकि वो तो हमेशा करनी चाहिए। वो एक रूटीन का, जैसे हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल उस तरह से होना चाहिए। क्योंकि पहले लोग इतना बैठने वाले काम नहीं होते थे पहले, लेकिन अब ज्यादातर काम इसी तरह के हो गए कि आपको घंटों तक बैठना पड़ता है, और खास एक ही पोजीशन में आपको बैठना है, कंप्यूटर या मोबाइल लेके आप बैठते हैं, उससे बिल्कुल आपका जो पोस्चर होता है बहुत गलत हो जाता है। आपकी नेक पे ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, आपकी कमर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। जी सर, अगर हम कुर्सी टेबल में प्रॉपर बैठे हैं जी, क्या तब भी दिक्कतें होती हैं? देखिए कुर्सी टेबल, अब वो डिपेंड करता है किस तरह की कुर्सी, किस तरह का टेबल है। एक शब्द होता है इंग्लिश में, इसे कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। ये मैं हर अपने पेशेंट को जो खासतौर पे आईटी फील्ड से आते हैं, जो खासतौर पे बैठने का, या स्टूडेंट्स जो आते हैं, हर एक को मैं एडवाइस करता हूँ कि जरा अर्गोनॉमिक्स अपने करेक्ट करिए। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, मैं कहता हूँ गूगल में जाइए और सर्च करिए। बेसिकली अर्गोनॉमिक्स ये है कि आपकी वर्क प्लेस में आपका बैठने का, आपकी सीट की हाइट, आपका अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसकी स्क्रीन की
जो ऊंचाई होनी चाहिए, या आप अगर टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड किस एंगल पे होना चाहिए, ये एक बेसिक से ergonomics चेंजेस हैं जो हम लोग ला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर इसको ध्यान से इसको रखेंगे, ergonomics अगर आप देखें जो भी लोग बैठ के काम करते हैं, जी जी, ये चेंजेस अगर ergonomic चेंजेस लाएंगे अपने उसमें लाइफस्टाइल में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रोकी जा सकती हैं। काफ़ी हद तक। जैसे अखबार के दफ्तरों में हम देखते हैं, हमने भी काम किया है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस होता जी, है, क्योंकि आप खास पोजीशन में आपने एडिटिंग करनी है या आप डिजाइन कर रहे हैं अखबार जी, जी। को, तो उन लोगों के लिए भी वही है कि सही पोस्चर और सही पोस्चर बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जो आपने बताया जैसे अखबार के दफ्तरों में, मेरे पास जो मेनली जो पेशेंट्स नेक वाले जो आते हैं, या तो वो फीमेल्स होती है जो ब्यूटी पार्लर में काम कर रही होती हैं, जिनका ज़्यादातर समय गर्दन झुका के रहता है, या फिर वो टेलर्स होते हैं काफ़ी कॉमनली, जो सिलाई वगैरह ज़्यादा करते हैं, या फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जो आईटी वाले रहते हैं, जो कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठते हैं। वो लोग लेट भी जाते हैं आजकल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वो लेट के भी कई बार काम कर लेते हैं, या बैठते भी हैं तो जो घर में उनके टेबल चेयर है वो ऑफिस जैसे नहीं है, वो घर के टेबल चेयर है, उनकी साइज हाइट वो सारे के सारे उस काम के लिए नहीं बने हैं जिसके लिए वो यूज़ किया जा रहा है। जी जी, तो ये बड़ी नई चीज़ें आपने बताई कि टेलर पार्लर की महिलाएं, जी जी, और आईटी सेक्टर वालों को जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस ये ज़्यादा मेरा हो रहा अपना है, वो डेटा है आपके पास जी में जी आए जी लोग। सर बाकी अगर घुटनों के दर्द की बात करें तो ये क्या खास एज ग्रुप के लोग ही आते हैं, या कम एज वालों को भी घुटनों में जी, दर्द ये की बहुत दिक्कत हो रही है? जनरलाइज सवाल हो गया कि घुटने का दर्द, घुटने के दर्द के भी, जैसे मैंने सर दर्द की बात की थी आपसे, कि बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर एज ब्रैकेट का अलग अलग कारण हो सकते हैं। यंग में भी पेन आ सकता है, ओल्ड वालों में जिनकी आप जो सवाल आपका बेसिकली था कि जो उम्र के साथ जो एज रिलेटेड डिजीज होता है, उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, वो लगभग सभी के साथ आता है। किसी में बहुत तेज़ी से आता है, किसी में बहुत कम आता है। आपने पीछे से आपका कैसा रहा था घुटने का, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं पुराने टाइम में, आपको कभी कोई चोट लगी है नहीं लगी है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स मैटर करता है। आपके पेरेंट्स को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत रही है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उसके होने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक को होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एज के साथ होता है। और ख़ासतौर पर अब जिस तरह की लाइफस्टाइल चल रही है, उस हिसाब से आगे चल के मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। इसके अलावा घुटने के दर्द अगर हम यंग लोगों की बात करें, उनमें जो कॉजेज़ होते हैं वो यूजुअली जो ज़्यादातर कॉजेज़ होते हैं वो मेनिस्कल या फिर लिगामेंट इंजरी की वजह से ज़्यादा होते हैं। जी कहीं चोट लग गई, जी कहीं चोट लग गई है, उसकी वजह से इंजरी हुई है, तो वो घुटने का दर्द देता है। तो काफ़ी सारी बातें आपने बताई, और चूंकि हम पर्टिकुलर एक एक बीमारी पर एपिसोड करने वाले हैं सर, तो हम चाहेंगे कि इस एपिसोड पे जनरल बातें रहें, और अगले अगर हम लोग 8-10 एपिसोड अगर अपने लिसनर्स के लिए लेकर आएँ तो क्या क्या हो सकता है, अगर आप कुछ ब्रीफ करना चाहें। मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक एक करके हम लोग हर चीज़ के ऊपर बात करें। कि अगर हम सर दर्द की किसी दिन बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में मैं समझाना चाहूँगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है जी। और उसके बाद एक एक करके कंधे हो गए, आपके शोल्डर पेन हो गया, जिसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ताकि श्रोताओं को पता रहे बिल्कुल कि उनको किस तरह के लक्षण हैं, कि क्या वो मैच हो रहे हैं उनके लक्षणों से या नहीं जी जी। उसके बाद हम लोग कमर दर्द, घुटने का दर्द, एंकल पेन, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके जी। और सर उसके उपाय भी हम साथ साथ बताएं। उसके उपाय जितने रेडियो पे बताए जा सकते हैं तो बताए जा सकते हैं, क्योंकि मेन चीज होती है इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि रेडियो पे थोड़ा सा मुश्किल है करना। तो हम लिसनर्स को बता सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में आए, हम उनको लक्षण बता सकते हैं कि ये लक्षण अगर आपके हैं तो हमसे आके मिले, आम कारण क्या हो सकते हैं, फिर एक बार एग्जामिन करके ही स्पेसिफिक, क्योंकि काफी टेलर्ड होता है ये चीज, जैसा पेशेंट है, क्या उसको कंडीशन है, उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। कोई ऐसा ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है कि दर्द है तो दर्द की गोली दे दी, क्योंकि वो तो खुद ही लोग कर लेते हैं दर्द होने पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने नसों में इंजेक्शन की बात की और जलाने की बात की, ये क्या ज्यादा क्रिटिक केसों में होता है सर? नहीं मैम, कई दर्द ऐसे होते हैं जिसका कारण तो हमें पता चल जाता है, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं होता है कोई उसमें आगे बढ़ने का। और वो नसें ऐसी होती हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन देना होता है, यानी कि उस जगह तक सप्लाई पहुंचानी होती है कि हमको टच वगैरह पता चले। तो अगर वो नसें बहुत छोटी होती हैं, उनका सिर्फ इतना ही काम है, और अगर वही दर्द दे रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है मरीज, तब एक प्रोसीजर होता है जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन होती है जिससे हम उस स्पेसिफिक नस को, बहुत छोटी सी नस जो होती है, उसको हम लोग जला देते हैं ताकि वो सेंसेशन वहां जाना बंद हो जाए और दर्द मरीज काफी हद तक उसका कंट्रोल हो जाए। ये काफी आखिरी में किया जाता है, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है जी जी। तो आपकी कोशिश रहती है कि दवाइयों के बिना कैसे हम दर्द को दूर करें? जी, पहली कोशिश यही रहती है कि कम से कम दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस के साथ में कैसे ठीक होए, क्योंकि वो जब उस तरह से नेचुरली वे में जब पेशेंट ठीक होगा तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक ठीक होने के और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस है। कई मरीज उसमें कॉम्प्लाइंट नहीं होते हैं, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद ठीक नहीं हो पाते हैं,
तब हम लोग सेकेंड लाइन में जाते हैं किसी इंटरवेंशन की तरफ। जी, तो डॉक्टर नितिन, आपने बहुत सारी जानकारी दर्द पर हमारे लिसनर्स को दी है। आपने इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो या कोई क्वेरीज आपकी हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का वहाँ हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।